रेप केस में बाप और बेटे यानी आसाराम और नारायण साईं पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां आसाराम अहमदाबाद पुलिस के सामने टूटते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटा पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। कल ही पुलिस ने लगातार यह दावा किया था कि आसाराम किसी भी तरीके की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये पीड़िता को नहीं जानते, उससे कभी भी इसकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई ये इनको बिल्कुल भी याद नहीं है। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूछताछ जब कड़ी हुई तो आसाराम टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कबूला है कि वो उस पीड़िता लड़की को जानते हैं और उससे उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं कहां छिपा बैठा है नारायण साईं, जिसकी तलाश पुलिस जगह जगह कर रही है और इस क्रम में पुलिस ने दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही साथ बिहार के मधुबनी में भी नारायण साईं की तलाश में छापेमारी की जा रही है। और पुलिस की माने तो आसाराम जहां एक तरफ सारे सवालों के जवाब अब उनसे मिल जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ नारायण साईं भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। सूरत में रेप केस दर्ज होने के बाद से फरार आसाराम का बेटा नारायण साईं कहां छिपा है, किसी को पता नहीं। क्या नारायण साईं दिल्ली में छिपा है? अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नारायण साईं दिल्ली में कहीं छुपा बैठा है। दिल्ली और सूरत पुलिस की टीम नारायण साईं की तलाश में दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक नारायण साईं पुलिस के हाथ नहीं लगा है। नारायण साईं के दिल्ली के नजफगढ़ या फिर रोहिणी इलाके में छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नारायण साईं के मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चला है कि वो दिल्ली में कहीं छुपा है। हालांकि अब ये भी शक है कि वो हरियाणा भाग गया हो। नारायण की तलाश में सूरत पुलिस बिहार भी पहुंची है। पुलिस बिहार के मधुबनी इलाके में गई है। नारायण साईं ने 2003 में मधुबनी के जयनगर में शिविर भी लगाया था। सूरत में रेप केस दर्ज कराने वाली लड़की ने भी पुलिस को यह बताया था कि नारायण साईं उसे लेकर इस शिविर में भी गया था। पुलिस को शक है कि कहीं नारायण साईं जयनगर के रास्ते काठमांडू तो नहीं भाग गया, क्योंकि 2003 में नारायण साईं जयनगर के रास्ते ही काठमांडू गया था। सूरत में रेप केस दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं फरार है। हालांकि सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम नारायण साईं के बेहद करीब है और वो कभी भी उस तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर सूरत पुलिस नारायण साईं के इतने करीब है तो फिर उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी क्यों की जा रही है? क्यों उसे पकड़कर पूछताछ या गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें, करोलबाग, नजफगढ़ में और रोहिणी में, जो कि दिल्ली के ये इलाके हैं, यहां पर छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ बिहार के मधुबनी में भी सूरत पुलिस पहुंची है। मधुबनी में जहां पर नारायण साईं ने 2003 में शिविर लगाया था, वहां पर भी जाकर ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कहीं नारायण साईं यहां तो मौजूद नहीं है या फिर यहां के रास्ते वो काठमांडू तो नहीं भागा। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आसाराम के करोलबाग आश्रम की तस्वीर है। यहाँ पर भी पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। नारायण साईं के दिल्ली में होने की बात सामने आ रही थी और इसी के बाद दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें ये करोलबाग भी एक है, पुलिस छापेमारी कर रही है। सूरत और दिल्ली पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। नारायण साईं पिछले काफी दिनों से फरार है। सूरत में रेप केस दर्ज होने के बाद से ही नारायण साईं के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा कि आखिर वो कहाँ छिपा बैठा है। और इसी क्रम में पुलिस दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर और बिहार में भी छापेमारी कर रही है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आसाराम के दिल्ली के करोलबाग स्थित आश्रम का है। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस और सूरत पुलिस ने छापेमारी की है। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस छापेमारी पर अपनी नजर बनाए हुए। विनोद, पहले तो तफसील से बताइए, क्या खबर है? क्या छापेमारी पूरी की जा चुकी है दिल्ली के ठिकानों पर, या और भी कई ऐसे ठिकाने हैं दिल्ली में जहां पर छापेमारी की जानी है? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट सीपी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ कहना है कि दिल्ली पुलिस, माफ करिए, गुजरात पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया था और ये बताया था कि जो नारायण साईं है, उनके मोबाइल लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा था और जो लोकेशन मिली है वो दिल्ली के कुछ इलाकों की मिली है। लिहाजा उन्हें दिल्ली पुलिस का असिस्टेंस चाहिए, सहयोग चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि रेड कंडक्ट करनी थी दिल्ली के इलाकों में। लिहाजा सूरत पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली के कुछ इलाके जिसमें लोकेशन के ट्रेस हुए थे, वहां छापेमारी की गई। ये इलाके हैं साउथ वेस्ट दिल्ली का जो मेहरौली इलाका है, जहाँ फार्म हाउसेज हैं, वहां की लोकेशन ट्रेस हुई थी। लिहाजा दिल्ली पुलिस की टीम ने जो फार्म हाउसेज हैं मेहरौली इलाके में, वहां रेड्स कंडक्ट किए, वहां रेड्स की। इसके अलावा
जो रोहिणी इलाका है आउटर दिल्ली का, प्रशांत विहार खासकर, जहाँ पे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और बताया जा रहा है कि ये आसाराम के कुछ साधक हैं, उनके मकान हो सकते हैं, तो वहां पे भी रेड की गई। इसके अलावा जो एक आश्रम है रिज रोड पे करोल बाग के पास नारायण साईं का, आसाराम का, बताया जाता है कि जब भी आसाराम या नारायण साईं दिल्ली में होते हैं तो उस आश्रम में जरूर होते हैं। एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पे मंदिर है, हजारों की संख्या में साधक वहां मौजूद होते हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद नारायण साईं के लिए एक मुफीद जगह हो, लेकिन क्योंकि नारायण साईं ये जानता है कि ये आश्रम सब जानते हैं और पुलिस छापेमारी पूरी हो चुकी है और क्या अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लगा है? देखिए 2 दिन से रेड्स चल रही हैं, लेकिन जो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि गुजरात की जो सूरत पुलिस है वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है, लेकिन जो लोकेशंस हैं, वो जिन लोकेशंस को ट्रेस किया था पुलिस ने सर्विलांस के जरिए, उन लोकेशन पे रेड्स हुई हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का कहना है कि संभव है कि वो पास के जो इलाके हैं हरियाणा मूव कर गया हो या फिर दिल्ली से कहीं बाहर मूव कर गया हो, क्योंकि फिलहाल नारायण साईं दिल्ली में नहीं है, ऐसा जानकारी जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है हमारे संवाददाता संकेत पाठक से हमारी बातचीत हुई थी, तो उसमें भी सूरत पुलिस ने यह कहा था कि बहुत ही नजदीक है वो नारायण साईं के और मोबाइल लोकेशन से ही नारायण साईं को वो ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक मुसीबत जो आ रही थी वो ये थी कि बहुत सारे सिम कार्ड्स और बहुत सारे मोबाइल फोन्स नारायण साईं के पास है, तो जब तक लोकेशन ट्रेस करके पुलिस वहां पर पहुंचती है, नारायण साईं वो सिम कार्ड, वो फोन और वो लोकेशन भी बदल चुका होता है। तो हो ना यही मुसीबत यहां भी आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही कंडीशन है। पुलिस का साफ कहना है कि लगातार मोबाइल और फोन दोनों बदल रहे हैं। एक फोन से एक कॉल होती है, एक सिम कार्ड से एक ही कॉल होती है, उसके बाद से मोबाइल और लोकेशन दोनों चेंज हो जाता है। लिहाजा पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बनी है कि उसको ट्रेक करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि नारायण साईं की हर मोबाइल फोन और हर सिम कार्ड को ट्रेस किया जाए। ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर किस कॉल से, क्योंकि तमाम जो साधक उनके हैं, जो जिनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नारायण साईं या जिनके कनेक्शन में वो हो सकते हैं, उन सबके मोबाइल्स को पुलिस ट्रेस कर रही है। उसी के बिना पर लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि नारायण साईं तक पहुंचा जाए। और जो पुलिस की छापेमारी तो दिनों चल रही है, लेकिन कल जिस तरीके से खबर आई थी कि नारायण साईं हो सकता है नेपाल भाग गए हो, पुलिस सूत्रों के हवाले से ही ये खबर आई थी। आज भी बिहार पुलिस जो है वो ये लगातार कह रही है कि हो ना हो जयनगर के रास्ते, जो कि बिहार के मधुबनी में है, वो वहां के रास्ते ये काठमांडू भाग गया हो। क्या इस एंगल से नेपाल जाने की भी तैयारी में है पुलिस या नहीं? देखिए पुलिस ये इसलिए कह रही है क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि नारायण साईं ये जानता है कि अगर वो एक बार पुलिस के चंगुल में आ गया तो उसके लिए निकलना मुश्किल है। लिहाजा वो ठिकाने बदल रहा है, लिहाजा वो पुलिस से बचना चाहता है। वो चाहता है कि पुलिस से दूर चला जाए, कुछ दिनों के लिए नहीं, लेकिन उसे राहत मिल सकती है तभी जब वो देश छोड़ के बाहर चला जाए, क्योंकि अगर वो देश के किसी हिस्से में रहता है तो पुलिस वहां तक पहुंच जाएगी। इसीलिए वो लगातार बदल रहा है। दिल्ली में उसकी लोकेशन मिलना इस बात की पुष्टि करती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कहीं भी मूव करना बेहद आसान है। वो अगर नेपाल जाना चाहता है तो यहाँ से वो मूव कर सकता है इजिली। वो विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि बिहार में मधुबनी का एंगल सामने आ रहा है। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ बिहार से ही जुड़ गए हैं। अमिताभ, बिहार में जयनगर, जो कि नेपाल और बिहार का बॉर्डर माना जाता है, वहां से काठमांडू जाना बहुत ही आसान है, तो क्या संभव माना जा रहा है? मधुबनी में भी छापेमारी की जा रही है, क्या पुलिस के हाथ कुछ लगा है? और क्या वहां से नेपाल भागने की जो खबर आ रही है, काठमांडू भागने की जो खबर आ रही है, इसकी पुलिस पुष्टि कर पा रही है या नहीं? देखिए, जो सूरत पुलिस की टीम कल बिहार आई थी, पहले उसने पटना में कुछ लोगों से पूछताछ की, उसके बाद वो मधुबनी पहुंची है, जहां जयनगर में 2 बातें सामने आई हैं। जो मधुबनी की पुलिस एसपी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि पुलिस 2 बिंदुओं पे यहाँ जांच करने आई है। एक तो जिस लड़की नारायण स्वामी पर आरोप लगाया था, उसने कहा था कि वो उन्हें जिस शिविर में ले जाया जाता था, और एक शिविर 2003 में नारायण साईं की लगी थी जयनगर में, जिसमें वो पीड़ित लड़की भी यहाँ आई थी। और इस बिंदु पर भी जांच करने सूरत पुलिस की टीम वहाँ पहुंची है। दूसरी की जो जयनगर से ही साईं 2003 में काठमांडू गए थे, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है जयनगर, और वहां पर उन्होंने 4 दिन वहां रहे थे। तो पुलिस अब इस बिंदु पर जांच करी, कहीं फिर से उन्होंने इस लिंक का तो यूज नहीं किया। और यही मुताबिक है जो आयोजक थे, जो उस समय 2003 में, उनसे संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। और लेकिन अमिताभ, एक सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से सूरत पुलिस बिहार पहुंची है, क्या मोबाइल लोकेशन के जरिए वो यहाँ पर पहुंची है, या फिर किसी तरीके का कोई और क्लू मिला था जिस वजह से बिहार के मधुबनी के जयनगर पहुंची है पुलिस?
देखिए, इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है सूरत पुलिस को। उसने दो बातें कही है। जो मधुबनी के एसपी को जो उन्होंने इनपुट दिया है उसके हिसाब से, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है उसने आरोप लगाया था कि उसे सूरत से जयनगर में हुए शिविर में ले जाया गया था, जहां उसके साथ रेप किया गया था। तो इस बिंदु पर भी जांच करने वहां पहुंची और उस दौरान जो शिविर में लोग थे, जो उस समय के लोग थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा दूसरा इनपुट उन्होंने दिया था कि वहां से उन्होंने मदद मांगी थी बिहार पुलिस से, उन्हें काठमांडू जयनगर के आसपास के इलाकों में जाना है, नेपाल के बॉर्डर इलाके में जाना है। तो उसका लाइनअप बिहार पुलिस ने किया है और वहां पे वो लगातार पूछताछ की जा रही है। इस टीम में एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। जी अमिताभ, आपसे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हम बताएं कि दिल्ली में नजफगढ़ और रोहिणी के अलावा करोलबाग में भी आसाराम का एक बड़ा आश्रम है। न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा भी आसाराम के इस आश्रम में पहुंचे। आसाराम के समर्थकों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी घबराहट देखकर दाल में कुछ काला जरूर नजर आ रहा है। सूरत पुलिस उनके तलाश में जो आश्रम है, उन आश्रमों पे लगातार छापेमारी कर रही है ताकि उनके बारे में कोई भी जानकारी मिल सके। न्यूज 24 भी आसाराम के बेटे न्याय साई की तलाश कर रहा है और इसीलिए इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के उनके एक आश्रम में। संत आसाराम बापू का आश्रम है, रिंग रोड पर यह आश्रम बना है करोलबाग के पास, और यहाँ पे एक बड़ा आश्रम है आसाराम का। बताया जा रहा है कि जब भी दिल्ली में जो आसाराम या उनके बेटे न्याय साई होते हैं तो यहाँ इस आश्रम में वो जरूर आश्रम है, रिज रोड पर यह आश्रम बना है करोलबाग के पास, और यहाँ पे एक बड़ा आश्रम है आसाराम का। बताया जा रहा है कि जब भी दिल्ली में जो आसाराम या उनके बेटे न्याय साई होते हैं तो यहाँ इस आश्रम में वो जरूर यहाँ पे न्याय साई आए थे क्या? जब आपसे कह चुका नहीं है, नहीं कब आखिरी बार कब आए थे यहाँ पे? अब ये थोड़ी बता सकते हम क्या है। अंदर कौन है इस वक्त? अंदर कौन हो सकता है? अंदर कौन है? आश्रमवासी है और कौन है? क्योंकि पुलिस तलाश कर रही है। तलाश तो आपकी भी कर रही है पुलिस। आप लोग अपने शब्दों को सुधार करो, ठीक है? बंद करो, चलो। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, जिस तरीके से इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरीके से तैयारी में है कि अगर मीडिया या पुलिस इनसे किसी भी तरीके का सवाल पूछती है तो वो इसी तरीके का जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए, कुछ दिन पहले हम उस आश्रम पहुंचे थे। हमें एक खबर मिली थी कि सूरत पुलिस उनकी तलाश में इस आश्रम पे आ सकती है। हम भी वहां पहुंचे थे ताकि ये बताया जा रहा था कि जिस तरह का ये आश्रम बना है ये बहुत मुफीद हो सकता है नारायण साई के लिए छुपने के लिए, क्योंकि नारायण साई उस वक्त भी लगातार भाग रहे थे, क्योंकि 2 हफ्ते से अधिक का वक्त गुजर चुका है जब उनके खिलाफ FIR हुआ था, और तब से ही नारायण साई लगातार ठिकाने बदल रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं और सूरत पुलिस उन्हें तलाश रही है। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद दिल्ली में वो हो और इस आश्रम में हो, इसलिए हम वहां पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से वहां का माहौल था, जो भक्त उनके थे, जो उनके साधक हैं, वो किसी भी शर्त पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, ना ही वो आश्रम में प्रवेश दे रहे थे किसी को। जो गार्ड थे वो उन्होंने बिल्कुल बैरिकेड करके रखा हुआ था, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले नारायण साई यहाँ जरूर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई भी लोकेशन उनकी यहाँ पे नहीं है और इस मुतल्लिक को कोई भी जवाब देने से बच रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब गुजरात पुलिस जब यहाँ आई थी और दिल्ली पुलिस की मदद के साथ वो उस आश्रम में भी गई थी, तलाश किया गया। बताया जा रहा है कि वहां पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो कुछ ही घंटों में वहां से निकल गए थे। और जाहिर तौर पर कुछ ही घंटों में इसलिए भी निकले क्योंकि पुलिस के हाथ नारायण साई आना ही नहीं चाहता है, और ऐसे में कुछ घंटों पर वो अपने ठिकाने लगातार बदलता जा रहा है। वैसे नारायण साई के अगर पिता की बात करें तो अहमदाबाद पुलिस की सख्ती के आगे आसाराम अब झुकते नजर आ रहे हैं और सच कबूलते भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो एक दिन तक हेकड़ी दिखाने के बाद अब आसाराम ने यह मान ही लिया है कि वो सूरत की लड़की को अपने साथ शांति कुटिया में लेकर गया था। आपको बता दें कि एक दिन पहले की पूछताछ में आसाराम ने लड़की से मिलने या उससे पहचानने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि आसाराम ने पुलिस के सामने लड़की को पहचानने की बात कबूल ली है, लेकिन वो अब भी रेप के आरोप को अपने खिलाफ साजिश करार दे रहा है। जाहिर तौर पर कल ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 4 दिन के रिमांड पर जब अहमदाबाद पुलिस आसाराम को लेकर जा रही थी, उस वक्त एक कुटिल मुस्कान अहमदाबाद के आसाराम के चेहरे पर, और इसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से सच का बोलेगा। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, एक दिन की हेकड़ी, लेकिन एक दिन बाद ही वो हेकड़ी निकल गई आसाराम की।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि जब उन्हें अहमदाबाद लाया गया उसके बाद से ही उनके साथ में पूछताछ शुरू हो गई थी। पहले दिन ही करीबन 12:30 बजे रात तक उनके साथ पूछताछ हुई थी। पुलिस की अलग अलग टीमें बनी हुई हैं और एक बारी बारी से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कई चीजों को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है और इन तमाम चीजों में पुलिस ने पहले ही कहा था कि वो शुरुआत में इनकार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है, और ये भी कह रहे थे कि मैं जोधपुर में भी नहीं डरा था और यहाँ भी मैं नहीं डर रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चीजें सामने आ रही है। आसाराम ने बात कबूल कर ली है, वो लड़कियों से मिले थे, यहाँ तक कि शांति वाटिका में भी लड़कियां आई थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो ध्यान के लिए आई थी और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब तमाम तरह के जो ये बहाने बना रहे थे आसाराम, चाहे मुझे कुछ भी याद नहीं है, तमाम तरह के लोग और बहुत सारे हजारों लोग मेरे आश्रम में हर दिन आते हैं, मुझसे मुलाकात होती है, ऐसे में मैं उस लड़की को कैसे पहचानूं? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली जो थ्योरी थी आसाराम की, वो यहाँ काम नहीं आई। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस की जो टीमें बनी हुई है, लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। उन सवालों को, एक ही सवाल को कई तरीकों से दागा जा रहा है और आसाराम ये जानते हैं कि ये 4 दिन की रिमांड में इतने सवाल उनसे किए जाएंगे कि उनको जवाब देना ही होगा। और अब धीरे धीरे वो जवाब जो है वो आने भी लगे हैं, क्योंकि पुलिस ने ये भी पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर वो किसी चीज से इनकार करते हैं तो उन्हें घटनास्थल पर ले जाया जाएगा। उस घटनास्थल पर ले जाकर उन चीजों से शिनाख्त करवाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जरूरत